नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेशकांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टारगेट बैच निशुल्क टीजीटी पीजीटी का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि जो हमारा ये लक्ष्य है फ्री क्लासेस देने का, टीजीटी पीजीटी का जो संपूर्ण कोर्स हम फ्री दे रहे हैं, ये ज़रूरतमंद जो कैंडिडेट हैं उन तक भी पहुंचे ताकि वो भी समय रहते अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं और आगे अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाएं, अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएं। तो अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जितना हो सके अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए और जो ज़रूरतमंद हैं उन तक ज़रूर पहुंच जाए, यही हमारा लक्ष्य है। चलते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा था ये जानते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हमने शुरू किया था। इसी में हिंदी साहित्य के इतिहास का पहले हमने पाठ्यक्रम देखा टीजीटी पीजीटी का, इसके बाद में हिंदी साहित्य इतिहास देखा, उसके बाद में इतिहास के जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे गए थे उनकी लेखन पद्धतियां, किन किन पद्धतियों पर इतिहास लिखे गए थे। इसी के बाद में हमने देखा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक आरंभ कब से हुआ, 19वीं शती से हुआ। इसके बाद में हमने देखे कि किन किन विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अपना योगदान दिया है, जिसमें विदेशी विद्वान थे दो, आपके गारसा दा तासी और जॉर्ज अब्राहम गिरियार्सन। इसी के साथ में हमने देखे थे भारतीय विद्वान, इन पर भी थोड़ी चर्चा की थी। इससे पहली वीडियो में हमने देखे थे गारसा दा तासी, जो विदेशी विद्वान थे, उन्होंने अपना इतिहास लिखा। भारत के ना होते हुए भी विदेश में रहकर उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा था। फ्रेंच भाषा में था, वर्णानुक्रम पद्धति पर था और इसी के साथ में विशेषता थी कि हिंदी साहित्य का वो पहला इतिहास था। इसके बाद में हमने दूसरे विदेशी जो विद्वान थे जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, उनको नहीं पढ़ा था क्योंकि हम क्रम में लेकर चल रहे थे, इसीलिए हम उनको आज पढ़ेंगे। इसके बाद में गारसा दा तासी के बाद में जो दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा था वो पहले भारतीय थे जिन्होंने हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। वो थे आपके शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास जो शिव सिंह सरोज था, शिव सिंह सेंगर जी का, उसके विषय में भी हमने जाना था। इसके बाद चलिए चलते हैं आज की क्लास में हम। अगर आपको शिव सिंह सेंगर, गारसा दा तासी या उससे पहले वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट अपने चैनल पर अपलोड हो गई है। आप प्लेलिस्ट में जाके टीजीटी पीजीटी की प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले वीडियो देख सकते हैं। 0 लेवल से क्लासेज वहां पर अपलोड हैं, इससे पहली क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं आज के इतिहासकार। आज के इतिहासकार में हम देखेंगे सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन का जो समय है 1851 से 1941 ईस्वी के बीच में इनका समय रहा है और ये जो थे आयरलैंड के निवासी थे, ये भी विदेशी इतिहासकार थे। इसके बाद है इनका जो इतिहास ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर नॉर्दर्न ऑफ हिंदुस्तान, ये आपके गिरियर्सन जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है। आगे देखते हैं, सन 1888 में यह इतिहास ग्रंथ एक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। ये जो इतिहास ग्रंथ था आपके गिरियर्सन जी का, ये इतिहास ग्रंथ 1888 ईस्वी में, यानी कि पहले इन्होंने एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये इतिहास ग्रंथ निकला था। तब तक ऐसा नहीं माना गया था कि ये एक इतिहास ग्रंथ हो सकता है। जैसे कोई लेख या शोध पत्र होता है, उस रूप में, या एक विशेषांक जैसे निकलता है, आत्मकथात्मक विशेषांक किसी पत्रिका का निकलता है, जैसे प्रेमचंद जी ने भी हंस पत्रिका के कई विशेषांक निकाले थे, इसी तरह इन्होंने भी निकाला था। और ये 1888 में एक पत्रिका के रूप में, जो विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। कहां से हुआ था ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये प्रश्न कई बार बना है। ये प्रकाशित हुआ था द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये जो पत्रिका थी ये द रॉयल
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से ये एक विशेषांक के रूप में पत्रिका निकली थी 1888 में। इसके बाद में देखते हैं, यह इतिहास ग्रंथ एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1888 ईस्वी में जब यह पत्रिका विशेषांक के रूप में निकला, उसके एक साल बाद एक जिल्द के रूप में, यानी कि एक पुस्तक के रूप में यह प्रकाशित हो गया 1889। देखिए प्रश्न कैसे बन सकता है, साथी के साथ देखते हुए चलते हैं साथ साथ में कि क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास ग्रंथ है जो पहले पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ, तत्पश्चात एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। तो इसमें आपका जो सही रहेगा वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर नॉर्दर्न ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद में आगे है, यह काल क्रमानुसार पद्धति में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास है। इससे पहले की वीडियो में भी हमने चर्चा की थी, यही उद्देश्य था हमारा कि विदेशी विद्वान हमने एक साथ ना रख के एक क्रम में रखे थे। इससे पहले इनके गिरियार्सन जी के इतिहास से पहले, या गिरियार्सन जी से पहले जो इतिहास लिखे गए थे, उन इतिहासों की दोनों की पद्धति थी वो वर्णानुक्रम पद्धति पे थे, यानी कि अल्फाबेटिकल जो हमारा शब्दकोश होता है उस क्रम में वो लिखे गए थे। और आपके गारसादा तासी ने और साथ ही में जो आपके शिव सिंह सेंगर थे, इन्होंने दोनों ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था, इन दोनों ने वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया था। ये पहला इतिहास ग्रंथ है जॉर्ज गिरियार्सन जी का, जिन्होंने एक काल विशेष को लेकर अपने इतिहास को अपने इतिहास में कालों का विभाजन किया है। जैसे कि करते हैं वो चारण साहित्य, आगे चल के देखते हैं इसमें कैसे उन्होंने काल विभाजन किया है। तो यह काल क्रमानुसार पद्धति में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास है। यहां से प्रश्न टीजीटी पीजीटी में कई बार बन चुका है कि हिंदी साहित्य में कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया पहला इतिहास है, तो आपका जॉर्ज गिरियार्सन द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। इसके बाद देखते हैं इसकी भाषा के विषय में, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया इतिहास है। महत्वपूर्ण तथ्य है अंग्रेजी भाषा। देखिए, क्योंकि गारसादा तासी का जब हमने इतिहास देखा था वो फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच भाषा का था। ये आयरलैंड के विद्वान थे, लेकिन इनका जो इतिहास ग्रंथ है अंग्रेजी भाषा में है। शिव सिंह सेंगर जी का हमने देखा था हिंदी भाषा में है। आगे देखते हैं कि गिरियार्सन ने अपने साहित्य इतिहास की भूमिका में आधार स्रोत के रूप में गारसादा तासी एवं शिव सिंह सेंगर के अतिरिक्त भक्तमाल, गोसाई चरित, हजारा, काव्य संग्रह आदि 18 ग्रंथों का उल्लेख किया है। यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है जो प्रश्न रूप में अंकित होगा। प्रश्न में होगा कि गिरियार्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ की भूमिका में कितने आधार ग्रंथों का वर्णन किया है या उल्लेख किया है। क्योंकि नवीन प्रश्न बहुत गहराई से अब बनने लगे हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि गिरियार्सन जी ने 18 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसमें गारसादा तासी, शिव सिंह सेंगर और इनके अतिरिक्त भी, जो कल की वीडियो में हमने, इससे पहली वीडियो में जब हमने पढ़ा था तो साथ ही में पढ़ा था कि मध्यकाल की कुछ रचनाएं थीं जिनको इतिहास ग्रंथ तो नहीं कह सकते, लेकिन उनमें हमें इतिहास ग्रंथ जो आगे आने वाले इतिहासकारों ने लिखा था उन रचनाओं से इन्होंने आधार लिए थे। जैसे कि भक्तमाल है, 252 वैष्णवन की वार्ता है, 84 वैष्णवन की वार्ता है। तो वहां से इन इतिहासकारों ने, जो कवि थे उस समय के या जो रचनाकार थे, उनके जीवन वृत्त उठाए थे। तो इसीलिए इन्होंने, गिरियार्सन जी ने इस इतिहास ग्रंथ में की भूमिका में बताया है कि उन्होंने 18 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं। यह एक शोधात्मक इतिहास ग्रंथ है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि किस इतिहास ग्रंथ को, वह पहला इतिहास ग्रंथ जो एक शोधात्मक इतिहास ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, तो आपका गिरियार्सन जी का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये क्यों है, शोधात्मक क्यों है? शोधात्मक इतिहास ग्रंथ ये इसलिए है क्योंकि इसमें काल विभाजन किया गया है। जैसे अभी हम शोध करें या रिसर्च जब हम करते हैं तो हमें नवीन नवीन तथ्यों की जानकारी को जुटाना होता है। उन जानकारी को जुटाते हुए हमें एक
तथ्यों का जो संकलन करना होता है एक मानक के रूप में और उत्कृष्ट शैली के रूप में करना होता है। अब जैसे हम बात करें शोधात्मक क्यों कहा है इसको, गारसादा तासी ने या शेंगर जी ने जब अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था तो उन्होंने क्या किया था, हमने देखा था अज्ञेय को अमीर खुसरो को इन्होंने एक साथ रख दिया। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने काल विभाजन किया था। जैसे चारण काल जब इन्होंने किया तो उसमें इन्होंने देखा कि जिन्होंने एक प्रवृत्ति विशेष के जो क्षेत्र है वो इस काल में आएगा, यानी कि आदिकाल के समय में, तभी इन्होंने चारण काल कहा है। आगे चर्चा होगी। जायसी प्रेम काव्य, तुलसीदास, तो इस तरीके से इन्होंने एक विशेष क्षेत्र को उठाकर काल विभाजन किया है। ऐसा नहीं था कि वर्ण अनुक्रम पद्धति पर, इसीलिए इनका जो ये इतिहास ग्रंथ है ये शोधात्मक इतिहास ग्रंथ है, यानी कि रिसर्च के रूप में महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए देखते हैं इस इतिहास के विषय में और क्या क्या नवीन तथ्य हैं। देखिए आप कमेंट्स अच्छे कर रहे हैं, कमेंट्स आप करते रहिए और ये ना पूछिए कि आप लाइव कब आते हैं, क्लास किस चैनल पे है। क्लास आपके इसी चैनल पे रहेंगी, डीएस एकेडमी पे, किसी और चैनल पर नहीं होंगी। और लाइव का है, सुविधाओं के अनुसार आएंगे। और एक कमेंट्स हमें आया था पीडीएफ का, तो देखिए पीडीएफ का सुविधाओं के अनुसार देखी जाएंगी चीजों को, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप क्लास देखिए, क्लास से अपने अनुसार आप अपना नोट्स तैयार कीजिए। इसमें आपके दो फायदे हो जाएंगे, आप सुनेंगे उसके बाद लिखेंगे फिर पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका जो भी मैटर होगा। चलिए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इतिहास के विषय में। गिरियार्सन ने प्रवृत्ति और कवियों के कवि कर्म के आधार पर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और अनेक बार प्रश्न बना है, टीजीटी, पीजीटी और हो सकता है आने वाले टेट, सुपर टेट में भी ये प्रश्न बने, क्योंकि अब हर परीक्षाएं कठिन होती चली जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। गिरियर्सन ने काल विभाजन कर, क्योंकि काल विभाजन सबसे पहले इन्होंने ही किया है, काल विभाजन कर पहला अध्याय, काल विभाजन करके पहला अध्याय करके इतिहास में, समझ लीजिए इतिहास नहीं, ग्रंथ में करके अपने इतिहास ग्रंथ में
अपने इतिहास ग्रंथ में पहला अध्याय चारण काल रखा है। पहला अध्याय चारण काल लिखा है। पहला अध्याय चारण काल रखा है। आगे है, इस चारण काल में गिरियार्सन ने नौ कवियों को शामिल किया है। देखते हैं कौन कौन से 9 कवि हैं जिनको इन्होंने शामिल किया है। पहले हैं षाडंगधर, दूसरे हैं खुमाड़, तीसरे हैं केदार, चौथे हैं पुष्पदंत, पांचवे हैं आपके कुमारपाल, छठे नंबर पे हैं आपके चंदवरदाई, सातवें नंबर पर आपको मिलेंगे जगनिक, आठवें नंबर पर आपको मिलेंगे अनन्यदास, और 9वें नंबर पर आपको मिलेंगे जोधराज। ये हैं, इन्होंने 9 कवियों को शामिल किया है चारण काल में। इसके बाद देखते हैं गिरियर्सन का यह इतिहास ग्रंथ शुक्ल के रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का आधार बना। देखते हैं थोड़ा सा जॉर्ज गिरियर्सन के जो इतिहास है उसके विषय में हम देख रहे हैं, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के विषय में। इससे पहले तथ्य हमने देखे थे, आगे तथ्य देखते हैं कि गिरियर्सन ने प्रवृत्ति, जो एक समय विशेष में जो घटनाएं घटित होती हैं उनकी जो प्रवृत्ति रहती है, जैसे क्या कहते हैं आपको बताएं, पहले जब आदिकाल के विषय में हम बात करते हैं तो उस समय क्या था कि राजाओं महाराजाओं के युद्धों का वर्णन, यानी कि वीर गाथाएं बहुत ज्यादा मिली। हर समय जो रण में जाने वाली जो बातें होती थी, युद्ध भूमि वाली, उस तरह की का साहित्य मिला है।
लौकिक साहित्य भी है, गद्य साहित्य भी है। इसी के साथ में हम देखेंगे भक्ति काल में आके तो एक धारा बहती चलती है, या तो कोई ईश्वर को निराकार मानता है, निर्गुण निराकार। वहीं पे जैसे जैसे कवि कहते हैं कि ईश्वर को क्या कहते हैं, नायिका के रूप में देखते हैं, प्रेमिका के रूप में मानते हैं जैसी। वहीं पर सूरदास जैसे कवि आते हैं, वल्लभाचार्य जैसे आते हैं, तो वो लोग मानते हैं कि जो ईश्वर है वो सिर्फ कृष्ण ही है। तुलसीदास आते हैं, वो राम को स्थापित करते हैं। तो एक प्रवृत्ति विशेष है। इसके बाद जब हम चलेंगे रीतिकाल में, तो रीतिकाल में है क्या है कि श्रृंगार प्रियता, विलासिता, ये चीजें बढ़ जाती हैं। दरबारी साहित्य बढ़ जाता है, क्योंकि कवि जो हैं वो सारे दरबारों में ही जाकर गाने लगते हैं, चापलूसी करते हैं। तो ये एक प्रवृत्ति है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो जैसे 1857 की क्रांति होती है, भारतेंदु युग आता है, तो उसमें क्या है कि राष्ट्रीय जागरण की जो भावना है, देशभक्ति की जो भावना है, वो बढ़ जाती है। खड़ी बोली का भी विकास होता है। तो उन्होंने एक प्रवृत्ति विशेष को लिया है, प्रवृत्ति विशेष के अनुसार उन्होंने विभाजन भी किया है। तो देखते हैं यहाँ पर कि गिरियर्सन ने प्रवृत्ति और कवियों के कवि कर्म के आधार पर, कवियों के कवि कर्म यानी कि कवियों ने जो कर्म किया है, यानी कि जो लेखन किया है या जो भी पद गाए हैं, वो किस आधार पर गाए हैं। तो उन्होंने जिस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, जैसे केशवदास जी ने रीतिकाल में अलंकार प्रियता, तुलसीदास ने राम काव्य में अपना योगदान दिया है, अपना कवि कर्म किया है। कर्म यानी कि जो उन्होंने काम किया है, उसके आधार पर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनेगा। पहले पहले प्रश्न बनता था सीधा सीधा कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है। ये प्रश्न अनेक बार बना है, सबके मतलब ज्यादातर विद्यार्थियों को कंठस्थ हो जाता है ये प्रश्न, क्योंकि गिरियर्सन ने कहा है। अब क्या प्रश्न रहेगा कि हिंदी साहित्य, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग गिरियर्सन ने किस आधार पर कहा है। अब जब आधार की बात आएगी तो वहां पर प्रवृत्ति और कवियों के कवि कर्म के आधार पर गिरियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गिरियर्सन ने काल विभाजन करके अपने इतिहास ग्रंथ में पहला अध्याय, जब इन्होंने काल विभाजन किया, तो काल विभाजन का जब इन्होंने जो अपना इतिहास ग्रंथ था उसका जो चैप्टराइजेशन किया था, वो काल विभाजन के अनुसार किया था। जो अध्याय विभाजित किया था उनका, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, इस तरीके से, तो वो एक काल विशेष को लेके किया था। इन काल विशेष को करते हुए पहला जो अध्याय था उसका नाम इन्होंने चारण काल रखा था। चारण काल रखा है। आगे देखते हैं। इस चारण काल में गिरियर्सन ने 9 कवियों को शामिल किया है। गिरियर्सन ने 9 कवियों को शामिल किया है, और वो 9 कवि कौन कौन से हैं देखते हैं। पहले कवि है शारंगधर, यानी कि आदिकाल को ही इन्होंने चारण काल कहा है, तो वही 9 कवि हैं। पहले शारंगधर, दूसरे खुमाण कवि, तीसरे केदार, चौथे पुष्पदंत, फिर 5वें कुमारपाल हैं, छठे चंदवरदाई, 7वें जगनिक, परमाल रासो जिन्होंने लिखा है, 8वें अनन्यदास और 9वें जोधराज कवि हैं। यानी कि इन्होंने इन 9 कवियों का वर्णन चारण काल के अंतर्गत किया है। प्रश्न बन सकता है कि चारण काल के अंतर्गत गिरियर्सन ने किस कवि का वर्णन नहीं किया है, या 9 कवियों में कौन सा कवि शामिल नहीं है। तो हो सकता है 3 विकल्प इसमें के रहे, एक विकल्प अन्यत्र किसी और कवि का रहे, और वो भी आदिकाल का ही कवि हो। तो ध्यान रखिएगा। आगे है गिरियर्सन का यह इतिहास ग्रंथ, जो इनका इतिहास ग्रंथ है, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का आधार बना। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का आधार ग्रंथ कौन सा है। वैसे इनसे शुक्ल जी के इतिहास से पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे, सभी में से उन्होंने कुछ कुछ लिया है। जब हम आगे मिश्र बंधु को पढ़ेंगे तो उनके इतिहास ग्रंथ में से भी बहुत कुछ लिया है, लेकिन इनका भी इतिहास ग्रंथ जो है वो एक आधार बना, महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए देखते हैं आगे। चैनल को जितना अधिक से अधिक हो आप सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य
जरूरतमंदों के लिए क्लास लाना था, सभी के लिए लाना था, लेकिन जो जरूरतमंद हैं, जो बाहर जाके तैयारी नहीं कर पाते, फीस देकर तैयारी नहीं कर पाते या फीस नहीं दे पाएंगे, उनके लिए लाना मेरा उद्देश्य था। तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जिनको इन वीडियोस की या हमारे चैनल की जरूरत है उन तक हमारा चैनल पहुंच जाए। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं काल विभाजन इनका। गिरियर्सन ने इतिहास ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया है। विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया है। देखते हैं कौन कौन से कालखंड हैं। पहला है चारण काल। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठे नंबर पर है आपका तुलसीदास। सातवें नंबर पर है आपका रीति काव्य। आठवें नंबर पर है आपके तुलसी के अन्य प्रवृत्ति। नवीं नंबर पर है आपका 18वीं शताब्दी। 10वें नंबर पर है आपका कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां है आपका महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। आगे देखते हैं अगला क्या है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से
नाम से 1957 ईस्वी में ग्रियर्सन के इतिहास का हिंदी अनुवाद किया था, क्योंकि ये अंग्रेजी में लिखा हुआ था। का हिंदी में अनुवाद किया था। आगे देखते हैं। इस इतिहास ग्रंथ में हम एक चीज भूल गए हैं। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुल 952 रचनाकारों को शामिल किया है। जिनमें 6 रचनाकार दक्षिण भारत के भी हैं। चलिए देखते हैं। ये हुआ आपका। आगे है, ग्रियर्सन ने इतिहास ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया है। ग्रियर्सन ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, हम पहले से चर्चा करते हुए आ रहे हैं। काल विभाजन के अनुसार इन्होंने काल विभाजन जो किया है, उनके अध्यायों के नाम हम देख लेते हैं। पहला किया है इन्होंने चारण काल, जो आदिकाल में आता है हमारा। फिर है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं शताब्दी में जो धार्मिक जो आंदोलन चल रहे थे, उनके विषय में इन्होंने लिखा है, दूसरा। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, यानी कि जो 15वीं शताब्दी के बाद उसमें ही जो सूफी काव्य धारा थी हमारी, जिसमें जायसी जी हैं, तो जायसी की प्रेम कविता के नाम से इन्होंने जायसी से संबंधित यानी कि सूफी काव्य को जो है इन्होंने जायसी की प्रेम कविता के अंतर्गत रखा है। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, यानी कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, यानी कि जो हमारा कृष्ण भक्ति शाखा जो चलेगी, उसका नाम इन्होंने ब्रज का कृष्ण संप्रदाय रखा है। आगे है मुगल दरबार। तो ये मुगल दरबार भी इन्होंने सूफी से ही संबंधित है थोड़ा सा। और इसके बाद रखा है इन्होंने तुलसीदास, जो राम भक्ति शाखा या राम काव्य जो हमारा चला है, उसको पूरे को इन्होंने तुलसीदास के अंतर्गत रख दिया है। इसके बाद रीति काव्य हमारा चल जाएगा। रीतिकाल जो है हमारा, उसको इन्होंने रीति काव्य के अंतर्गत रखा है। इसी के साथ में अगला अध्याय इन्होंने रखा है तुलसी के अन्य परवर्ती। तुलसी के समकक्ष जो, या इनके तुलसी के बाद में जो आने वाले कवि थे राम भक्ति शाखा से संबंधित, जो रीतिकाल में भी हुए थे, तो उनको इन्होंने तुलसी के अन्य परवर्ती जो अध्याय है, कालखंड है, उसमें रखा है। इसके बाद 18वीं शताब्दी यानी कि रीतिकाल के बाद का और भारतेंदु युग से पहला जो गद्य का खंड है, वो इन्होंने 18वीं शताब्दी के अंतर्गत रखा है उस समय को। अगला है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान यानी कि भक्तिकाल, मतलब भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, भारतेंदु युग के ही, भारतेंदु जी के समय की ही बात है, 1857 के आसपास की जब बात करते हैं, तो ये कंपनी के शासन में हिंदुस्तान के नाम से रखा है। और क्योंकि इन्होंने एक प्रवृत्ति विशेष भी ली थी। प्रवृत्ति विशेष का मतलब ही ये होता है कि जिस समय पे जो विशेष प्रवृत्ति एक समय पे रहती है, उसी के अनुसार। तो इस समय पे आप देख रहे हैं कि ये अंग्रेजों का भी चल रहा था, तो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान इस नाम से इन्होंने लिखा है। और जो बात का 11वां अध्याय इन्होंने रखा है कालखंड, वो है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस नाम से भी इन्होंने एक काल विभाजन किया है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर प्रश्न बनेगा तो देखिए बन सकता है कि सूफी काव्य धारा को
गिरियर्सन ने किस नाम से अपने उसमें मतलब अध्याय में रखा है? तो जयसी की प्रेम कविता। आदिकाल को तो चारण काल है, आदिकाल को चारण काल इन्होंने ही कहा है सबसे पहले। हालांकि आगे चल के देखेंगे तो रामकुमार वर्मा जी ने भी कहा है, लेकिन यहां पर गिरियर्सन जी ने सबसे पहले कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में गिरियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया है। अभी तक हम देखते आ रहे थे किसने किसके इतिहास का अनुवाद किया है, लेकिन यहां पर है गिरियर्सन का जो इतिहास है उसका हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 में ये किशोरीलाल गुप्त जी ने अनुवाद किया है हिंदी में अंग्रेजी से। अगला था, गिरियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुल 952 रचनाकारों को शामिल किया है। देखिए किसने कितने रचनाकारों को शामिल किया है, कई बार नेट की परीक्षा में भी ये प्रश्न बन जाते हैं मिलान वालों में। तो गिरियर्सन ने जो है वो 952 कवियों को, रचनाकारों को शामिल किया है, और इनमें भी जो 6 रचनाकार हैं वो दक्षिण भारत के हैं। स्पष्ट है? आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। थोड़ा सा देख लेते हैं इतिहास के दोष के विषय में। दोष क्या है इतिहास में? दोष है पहला, इसमें भक्ति काल को इसमें भक्ति काल के उदय का कारण, भक्ति काल के उदय का कारण ईसाइयत को माना गया है। ईसाइयत को माना गया है। इसके बाद देखते हैं दूसरा, गिरियर्सन ने भक्ति काल में कृष्ण को क्राइस्ट कहा है। यानी कि जो ईसाई होते हैं चर्च में, तो इन्होंने क्राइस्ट कहा है। ये इनके इतिहास ग्रंथ के दोष हैं। कृष्ण को क्राइस्ट कहा है। आगे देख लेते हैं, ये दोष हो गए। अगला तथ्य देख लेते हैं। अगले तथ्य में है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इस इतिहास ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ न मानकर, इन्होंने इसको भी इतिहास ग्रंथ नहीं माना है, न मानकर इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़े से गिरियर्सन जी के विषय में तथ्य। ये इन्होंने गिरियर्सन के विषय में विशेष तथ्य है। गिरियर्सन के विषय में विशेष तथ्य।
पहला है इन्होंने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। दूसरा है ग्रियर्सन ने इन्होंने तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे हैं। आगे है इन निबंधों का सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना में किया गया था। आगे देखते हैं ग्रियर्सन ने, तीसरा है इन्होंने हिंदी भाषा के क्षेत्र में हिंदी भाषा के विकास लिखे, यहां पर विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्य किए थे। देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला तो इन्होंने इतिहास ही लिखा है। इतिहास ग्रंथ का लेखन, आप सभी जानते हैं इतिहास ग्रंथ का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास ग्रंथ का लेखन किया। दूसरे नंबर पर इन्होंने जो किया था काम वो था भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। और वो सर्वेक्षण किस नाम से इन्होंने किया है? भारतीय भाषाओं का जो सर्वेक्षण है, यानी कि देखते हैं इसका जो इंग्लिश में नाम है, और ये प्रश्न टीजीटी में भी बना था 21 में, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ हिंदुस्तान। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ हिंदुस्तान, ये था आपका 1889 में। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ हिंदुस्तान 1889 में। इसी के साथ में इन्होंने एक तीसरा काम क्या किया था? तीसरा काम इन्होंने किया था तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन। इन्होंने इन पर आलोचना भी की थी। तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन। तो अगर दूसरे नंबर की पुस्तक का प्रश्न बना है तो तीसरी की भी बन सकता है, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन। और इसका जो समय है, इसका समय है 1886 से 1921। 1886 से 1921।
आगे देखिए, हाँ इसका समय गलत हो गया है। 1902 से 1902 से और ये है आपकी 1909, ये 1889 हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का यहाँ पे प्रकाशन हो गया था। चलिए देखते हैं आगे। आगे है जॉर्ज गिरियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ था जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसके विषय में दो दोष हमने पाए हैं। इस इतिहास ग्रंथ के दो दोष पाए ये जाते हैं कि इसमें इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल के उदय का कारण ईसाईयत को माना है। जॉर्ज गिरियर्सन ने भक्ति काल के उदय का कारण किसको माना है? ईसाईयत की देन को इन्होंने माना है। ये इस इतिहास ग्रंथ का दोष है। दूसरा दोष है कि गिरियर्सन ने भक्ति काल में कृष्ण को क्राइस्ट कहा है। गिरियर्सन ने जो भक्ति काल के कृष्ण हैं हमारे, उनको क्राइस्ट कहा है। ये दो दोष हैं इनके इतिहास ग्रंथ के। आगे है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इस इतिहास ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ न मानकर बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। शुक्ल जी ने अपने समय से पहले लिखे गए कई इतिहास ग्रंथों को इतिहास ग्रंथ न मानकर बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। इनको इसको भी कहा है, गिरियर्सन जी के इतिहास को। आगे देखते हैं कि गिरियर्सन के विषय में विशेष तथ्य हैं। इन्होंने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। गिरियर्सन का मानना है कि जो हिंदी जो परिमार्जित हुई है या आगे बढ़ी है, वो अंग्रेजों के द्वारा आविष्कृत हुई है। उसका आविष्कार जो हुआ है अंग्रेजों के द्वारा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत पाली प्राकृत से निकल कर आई है, ऐसा गिरियर्सन नहीं मानते हैं। गिरियर्सन मानते हैं कि अंग्रेजों ने इसको आविष्कृत किया है। आगे है कि इन्होंने यानी कि गिरियर्सन ने तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे हैं। नवीन तथ्य है, तुलसीदास पर 12 ग्रंथ निबंध किसने लिखे हैं? तो ये गिरियर्सन ने लिखे हैं। इन निबंधों का सर्वप्रथम जो वाचन हुआ है, या ये निबंध जो 12 के 12 निबंध है, ये जो पढ़े गए हैं, ये प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना में है और वहां पर इनका वाचन हुआ है। गिरियर्सन जी द्वारा लिखे गए जो तुलसी पर 12 निबंध है, उनका जो वाचन हुआ है वो प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना में किया गया था। गिरियर्सन ने हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ कार्य किए थे, जिनमें से जो 3 कार्य हैं, 3 महत्वपूर्ण है। वो है, पहला तो वही है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो इतिहास ग्रंथ है उसका लेखन इन्होंने किया है 1889 में, जो पुस्तक रूप में आया है। दूसरा इन्होंने कार्य किया है भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। हिंदी में नाम है भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण और इंग्लिश में नाम हो जाता है इसका लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ हिंदुस्तान। ये 1902 से 1920 में इन्होंने ये सर्वे किया था भारतीय भाषाओं के संबंध में। अगला है कि तीसरा है इनका कि तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन। तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन जो पुस्तक है ये किसकी है? ये गिरियर्सन जी की पुस्तक है और इसका जो समय है वो 1886 से 1921 के बीच में इन्होंने ये अध्ययन किया था। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं। आज हमें लग रहा है गिरियर्सन ही कंप्लीट होंगे। आगे मिश्र बंधुओं को अगली वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि गिरियर्सन ही इतने बड़े हो गए हैं, क्या करें। चलिए देखते हैं थोड़ा सा और इनके विषय में विशेषताएं। गिरियर्सन का समय हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं इनके विषय में। ये 1870 में 1870 ईस्वी में आईसीएस होकर भारत आए थे। ये 1870 में आईसीएस होकर भारत आए थे। इनके बाद में अगला तथ्य है, ये 1876 से, ये 1870 में आए थे और 1876 ईस्वी से ही बंगाल की
रॉयल ऑफ बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य रहे थे। आगे देखते हैं, अगला तथ्य है भारत सरकार ने इनकी स्मृति में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन पुरस्कार स्थापित किया था। यानी कि देने की बात कही थी, स्थापित किया था। आगे देख लेते हैं, यह पुरस्कार जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा स्मृति में किया जाता है। स्मृति में प्रदान, एक मिनट, इनकी स्मृति में, ग्रियर्सन जी की स्मृति में, यानी कि इनकी स्मृति में प्रदान किया जाता है। देखते हैं किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो विदेशी भारतीय भारत में आकर या विदेश में रहकर हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी भाषा के क्षेत्र में, अपना योगदान देता है। उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। ये था आपका। आगे देखते हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के विषय में हम देख रहे थे। ये 1870 ईस्वी में ICS
यानी कि आईएएस की तरह एक परीक्षा होती थी, उसको पास करने के बाद में ये भारत आए थे, इनकी नियुक्तियां हुई थी, ये भारत आए थे। और ये 1876 ईस्वी से ही बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य रहे थे। कौन इतिहासकार हैं जो बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल की है उसके सदस्य रहे थे? तो आपके गिरियर्सन जी रहे थे। इसके बाद में है भारत सरकार ने इनकी स्मृति में, जब इनका निधन हो गया था तो इनकी स्मृति में जो है जॉर्ज गिरियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन पुरस्कार की स्थापना की। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है, यह पुरस्कार केंद्रीय हिंदी संस्थान जो आपका आगरा है, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, उसके द्वारा इनकी स्मृति में प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार किन लोगों को प्रदान किया जाता है? जो विदेशी होते हैं, भारत में आ जाते हैं या भारत में आने के बाद पुनः अपने देश लौट जाते हैं, उसके बाद भी वो आने के बाद या आने से पहले भी जो हिंदी भाषा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे एक तथ्य और देख लेते हैं इनके विषय में। एक तथ्य है हो गया है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ही था। ये थे जॉर्ज गिरियर्सन के विषय में। जितना हमें विस्तृत पढ़ना था हम पढ़ लिए हैं, इससे बाहर प्रश्न जाने वाला नहीं है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं एक दो प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न किस तरह बन रहे हैं। देखिए गिरियर्सन जी के प्रश्न देख लेते हैं एक दो। पहला प्रश्न तो इनके इतिहास से ही बन जाता है। कई बार क्या होता है, प्रश्न बन जाता है, जो अभी हमने देखी थी ये प्रश्न भी बन चुका था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ। पहला है कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। पहला विकल्प मिल जाएगा आपका इतिहास ग्रंथ में शिव सिंह सरोज, दूसरा विकल्प होगा मिश्र बंधु विनोद, तीसरा विकल्प हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, और फोर्थ विकल्प हो जाएगा आपका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो यहां पर देखिए आपके आगे सामने दोनों विकल्प हैं। मिश्र बंधु विनोद ये इतिहास ग्रंथ भी है और ये इतिहास ग्रंथ भी है। ये दोनों कालानुक्रम पद्धति पर लिखे गए हैं, लेकिन यहां पर भ्रमित करने के लिए है मिश्र बंधु विनोद, जबकि दूसरा इतिहास ग्रंथ है, और ये जो गिरियर्सन जी वाला इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये पहला इतिहास ग्रंथ है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। इनका जो इतिहास ग्रंथ था उसकी भाषा के विषय में भी प्रश्न बन जाता है कि किस भाषा में लिखा गया है, ये कहाँ के निवासी थे,
ये प्रश्न भी बन जाएंगे। नए तथ्य जो हमें महत्वपूर्ण लगे उनको भी हम लेकर आए थे। आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे आपसे मिश्र बंधु विनोद जी पर। मिश्र बंधु विनोद जो इतिहास है मिश्र बंधुओं का, हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो गारसदा ये जो गिरियर्सन जी थे, ये थोड़ा इनका इतिहास ग्रंथ भी विस्तृत था और इन पर भी विशेष चर्चा रही। जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने कराए हैं। इनसे पहले भी जो हमने इतिहासकार कराए हैं उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन हम लेकर आए थे। आगे कहना इतना ही है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद में अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, टीजीटी पीजीटी टारगेट बैच निःशुल्क लेकर आने का, ये हमारा इतना ही उद्देश्य है कि कोई भी पैसे के अभाव में, जिन अभावों से हम गुजरे हैं या जो इस अभाव से गुजर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को बेहतर करें। अभी समय है, परीक्षा कोई निर्धारित समय हुआ नहीं है, तो अभी समय है। अभी से हमारे साथ चलकर भी वो अपनी तैयारी बेहतर कर पाएंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो अधिक से अधिक जितना हो शेयर कीजिए और मुझे आप ऊर्जा देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में लाइक करके। लाइक करने का सीधा सीधा मुझे ये पता लग जाता है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, क्योंकि लाइक हो जाने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप आए हैं और आपने अटेंडेंस अपनी लगा दी है। तो लाइक भी करते रहिए और जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए। जहां तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंच जाए, यानी कि कोई किसी से अछूती ना रहे, ताकि उसको अंतिम में मिले और फिर वो अपना जो सिलेबस है, क्योंकि देखिए अभी तक कई वीडियो आ चुकी हैं और विस्तृत अध्ययन है, कहीं से भी आप छोड़ नहीं सकते। और जब हम क्रम में आपको पूरी क्लासेस दे रहे हैं, तो जो बच्चे नोट्स भी बनाना चाहें तो आप अच्छा रहेगा, आप अपने तरीके से पढ़िए। लेकिन ऐसा ना हो कि परीक्षा से 10-15 दिन पहले किसी तक ये वीडियो पहुंचे और फिर वो पछताए। लेकिन कहते हैं कि फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय बीत जाता है तो फिर कुछ नहीं हो पाता। इसीलिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में, जिनको जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचे। और जो भी आपके कमेंट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, सराहनीय है। आप सब लोगों के बहुत अच्छे कदम आ रहे हैं, मतलब जो कमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं। मुझे इतनी ऊर्जा मिल रही है कि हमेशा सोचती हूँ कि बहुत कुछ नया आपको दूं, जितना परीक्षा उपयोगी है उतना कंटेंट आपको मैं दूं। तो कमेंट बॉक्स में जब आपकी कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। लेकिन साथ में आप उन जरूरतमंदों तक भी पहुंचाइए जिन तक ये फ्री कोर्स लाने का मेरा उद्देश्य था। उन तक ये वीडियो पहुंचे जिन तक वास्तविक, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, जो दूर जाकर नहीं पढ़ सकते, फीस नहीं दे सकते, घर बैठ के पढ़ सकती हैं, हाउस वाइफ हैं, तो उन सब तक ये पहुंचे। और जितना अधिक से अधिक है शेयर कीजिए, लाइक भी करते रहिए। आप लाइक करेंगे, मुझे लगेगा कि आपने अपनी अटेंडेंस लगा दी है, तो चैनल को लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जितना हो दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।